हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इस बार की जो थीम है वो है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को एक तरफ हम सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम यह देख रहे हैं कि एक सुपर नेचुरल पावर, एक वायरस ने क्या किया है, हम सभी इंसानों को इन 3-4 दीवारों के बीच में कैद करके रख दिया है। ठीक है, इवन देन चलो हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी हो या वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हो या वो पॉपुलेशन बायोडाइवर्सिटी हो, उनको आगे कंजर्व करने के लिए और उनको आगे हम लोग एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए अपने एफर्ट्स जारी रखेंगे। इसके बाद मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट की तरफ जाऊँ तो दैट इज़ कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एलेक जेफरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। इसके बाद अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट की बात करूं तो वहाँ पर आते हैं डॉक्टर लालजी सिंह, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, और ए.के. कश्यप का नाम भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एस्टैब्लिश करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका रोल है। क्लियर। अब अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज़ अ लेबोरेटरी टेक्निक, इट इज़ अ लेबोरेटरी टेक्निक यूज्ड टू एस्टैब्लिश a link between a biological evidence and a suspect। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा जहाँ पर कोई इस तरह की घटना घटी है, कुछ तरह का, यानी कि मैं बात लिख दे रहा हूँ पूरा, इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो जहाँ पर कोई क्राइम हुआ है वहाँ पर एक बायोलॉजिकल एविडेंस जो हमें मिला हुआ हो और जो वहाँ पर सस्पेक्ट के बारे में हमें जिसके ऊपर हमें शक है, इन दोनों के बीच लिंक को एस्टैब्लिश करने का काम करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर हो गया। और अगर मैं इसको दूसरी अर्थों में बात करूँ तो ये यूनिक पैटर्न, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज द यूनिक पैटर्न इन एनी इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो यूनिक पैटर्न है, और किस में होगा यूनिक पैटर्न? उसके डीएनए में। ठीक है, हिज और हर डीएनए। ठीक है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने का जो यूनिक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की जो टेक्निक है किसी इंडिविजुअल में, ठीक है, उसके डीएनए में, दैट इज नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बायोलॉजिकल एविडेंस है, ये क्या हो सकता है? ये ब्लड सैंपल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे एविडेंसेस वहाँ पे हो सकते हैं। सैंपल ऑफ ब्लड हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, वहाँ पर सीमन अगर मैं मिले हैं तो वो हो सकते हैं, वजाइनल लुब्रिकेशन वहाँ पर हो सकता है, या कई बार वहाँ पर किसी प्रकार के टिश्यूज़ हो सकते हैं, कोई फ्लूइड हो सकता है ना। या अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे पास स्पर्म बैंक होते हैं, वहाँ पर जो स्पर्म हैं वो भी हमारे पास एक तरह से बायोलॉजिकल एविडेंस कई बार हो सकता है। और कई बार हम बायोप्सी के लिए टिश्यूज़ वगैरह हम लोग कंजर्व करके रखते हैं या आगे भेजते हैं, तो वो बायोप्सी टिश्यूज़ हैं वो भी हमारे लिए बायोलॉजिकल एविडेंसेस का काम कर सकते हैं, जो सब एज अ सैंपल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जिनका यूज़ होगा। ठीक है, अब बात की जाती है कि इसका यूज़ होता, जो टेक्निक जिनके द्वारा इसका यूज़ किया जाता है, वो टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस हमारे हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस की, तो क्रिमिनल जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वहाँ पर सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए इस टेक्निक का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ठीक है, कई बार फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री को जानने के लिए, किसी परिवार की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो क्या क्या रही है आज तक, उसको जानने के लिए भी इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो और इसको हम कह देते हैं जीनियोलॉजी। ठीक है, तो जीनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ
द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ एनी फैमिली। क्लियर हो गया। इसके अलावा बहुत सारे जो मैटरनिटी और पैटर्निटी केसेस होते हैं, मातृत्व और पितृत्व परीक्षण जो होते हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी जो आनुवंशिक बीमारियां हैं जिनको हम हेरिडिटरी डिजीज़ कहते हैं, उनको डायग्नोस करने के लिए, जैसे कि हमारा थैलेसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो है सिस्टिस फाइब्रोसिस जो है, और ऐसी बहुत सारी जो है जो हमारी जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, उनको डायग्नोस करने में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो इसका एप्लीकेशन पार्ट है। अब अगर मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल की ओर जाऊं, क्योंकि हमारे जो आप में से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर के हमारे डॉक्टर्स हैं, वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल स्टडी की ओर जब तक नहीं जाएंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करूँ, जो हम इस लेक्चर के बाद इसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। तो अगर मैं ह्यूमन जीनोम की बात करूँ, तो ह्यूमन जीनोम किससे मिलकर के बना है? ये बेस पेयर सीक्वेंसेस से मिलकर के बना होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो होते हैं वो मिलियंस और बिलियंस जो है बेस पेयर्स पाए जाते हैं, और उसमें से अगर मैं बात करूं तो 99.9% जो बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं, बेस पेयर सीक्वेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? सारे के सारे वो कॉमन होते हैं, कॉमन इन एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। इनको हम कॉमन कह देते हैं, या कई बार जो है सेम भी कह देते हैं। इवन कई बार इनको एक वर्ड और आता है, आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने भी बेस पेयर सीक्वेंसेस हैं ह्यूमन जीनोम में, इन सब को हम एक नाम दे देते हैं। इनको हम कह देते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो अब हमारा क्या बचा, हमारा 0.1% जो बेस पेयर सीक्वेंसेस बची, ठीक है, ये क्या होगी? ये सारी की सारी क्या होगी? ये यूनिक होगी, यूनिक पैटर्न शो करेगी। और ये इसके लिए एक और वर्ड आता है, रिपीटेटिव भी होती है, ठीक है। इन्हें हम कह देते हैं सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। तो पहला प्रकार हमारा हो गया जो कॉमन है सारे इंडिविजुअल्स में, दैट इज बल्क जीनोमिक डीएनए, एंड द सेकंड वन इज नोन एज सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। अब इनको जो है, अगर हम इनको जो है ग्राफिकल व्यू में जो है रिप्रेजेंट करें, तो इस प्रकार से इसमें हमें एक तरीका हमारा होता है दैट इज कॉल्ड डीएनए ग्रेडियंट डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, डीएनए ग्रेडियंट डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। इस टेक्निक की मदद से हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन जीनोम को हम क्या कर देते हैं, इसका अगर जब हम ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की पीक्स दिखती हैं, ठीक है। तो ये वाली पीक तो आपको पता है, ये सब क्या होंगी? ये बल्क जीनोमिक डीएनए की पीक्स होंगी, और ये वाली जो पीक्स होंगी ये सैटेलाइट डीएनए की पीक्स होंगी, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए के भी दो प्रकार होते हैं, एक को मैं कह दे रहा हूँ STR, और दूसरे को हम नाम से जानते हैं VNTR, ठीक है। STR को हम बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, ठीक, या इसका एक और नाम है माइक्रो सैटेलाइट। VNTR को जिस नाम से हम जानते हैं, जो VNTR है इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्लियर हो गया। जो STR है, या जो हमारे शॉर्ट टेंडम रिपीट्स हैं, ये जो होते हैं बेसिकली, इसमें जो बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं उनकी संख्या होती है 2 से 6 बेस पेयर सीक्वेंस, ठीक है, इनमें डिफरेंस जो है। और VNTR जो होता है उसको हम 10 to 100 बेस पेयर सीक्वेंस के इसमें जो है रिपीट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल नंबर तो क्लियर हो गया आपको समझ में आ रहा होगा कि VNTR में जो है अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो इनके सेट होंगे, ठीक है, वो कितने भी बेस पेयर सीक्वेंस के हो सकते हैं, वो अलग अलग होंगे, हर इंडिविजुअल में अलग अलग होंगे। और टेंडम रिपीट का मतलब होता है 1 by 1। क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो VNTR और जो STR हैं, ये हमारे सैटेलाइट डीएनए को फॉर्म कर देते हैं। अगर मैं किसी
आपने इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि यहाँ पर सेंट्रोमेयर्स होते हैं और इधर जो है जो इसके एज होते हैं वहाँ पर टीलोमेयर्स पाए जाते हैं। तो इन्हीं सेंट्रोमेयर्स और इन टीलोमेयर्स में जो है सैटेलाइट डीएनए पाया जाता है, जो कि हाईली जो है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है। क्लियर हो गया। अब ये एक चीज़ को शो करते हैं, अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल जाएंगे, अगर आप हम ठीक है हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये समझ जाइए कि जो हमारा सैटेलाइट डीएनए है ये क्या करता है, ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। ठीक है, और ये पॉलीमर जो आपका जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये क्या करेगा बाद में जा करके, ये जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन जो है शो करते हैं, एंड इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशंस। ठीक है, और ये जो है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस तैयार करता है। ठीक है, डिस्कस इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट यूनिट में, वहाँ पर डिटेल में जाएंगे। अभी अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स के बारे में अगर एक हम लोग रफ आइडिया ले लें फटाफट, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अगर जो है दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो डीएनए है बेसिकली वो कहाँ होगा, किसी सेल के अंदर होगा, तो उसके बाहर से कोई ना कोई मेम्ब्रेन होगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या कोई सेल वॉल है, तो उसको जो है डिसॉल्व करने के लिए कुछ एंजाइम क्या करते हैं, कुछ एंजाइम में जो है उसको डाला जाता है और जा करके फिर हमारा जो डीएनए है उसका एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, हमें वो डीएनए जो हमारा जो डिज़ायर डीएनए पार्टिकल है वो हमें मिल जाएगा। इस प्रोसेस को हम कह देते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो यानी कि मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी मेम्ब्रेन है उसको डाइजेस्ट करते हैं कुछ एंजाइम के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट हमारा स्टेप इसके बाद जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब हमारा जो डीएनए है वो बाहर आ गया है, हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हमें एक चीज़ और आएगी, अगर हमारे पास जो डीएनए सैंपल है, माना कहीं पर कोई इस तरह की घटना हुई है और डीएनए सैंपल हमारा बहुत कम मात्रा में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस की जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पीसीआर अभी हमने बात की थी, तो पीसीआर के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग एम्प्लीफाई करेंगे उस डीएनए को और हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज़, बहुत सारी जो कॉपीज़ है डीएनए की वो बन जाएंगी, जो हमारी आगे फर्दर प्रोसेस में आगे फिर काम आएंगी। इसको हम कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन, और इसमें बहुत सारी कॉपीज़ जो है बनती हैं डीएनए की। ठीक है, अगर ये डीएनए का पार्टिकल है तो इससे फिर 2 बन जाएंगी, इस प्रकार से फिर इसकी जो है बन जाएंगी, और इसी प्रकार से ये सब डीएनए के पार्टिकल्स आगे को बनते जाएंगे। आगे मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसको हम कह देते हैं डीएनए का एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टेक्निक है उसके द्वारा हम इसे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो डीएनए बना है उस डीएनए को हम क्या करेंगे, उसे हम कट करेंगे। ठीक है, इसे हम कह देते हैं कटिंग। ठीक है, इस कटिंग में जो भाग लेगा वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये एंजाइम्स जो है इसमें भाग लेते हैं, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कई बार कह देते हैं, और ये डीएनए को स्पेसिफिक जगहों से जो है उसमें कट कर देते हैं, उसे काटने का काम कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इस जो हमारा जो डीएनए कट गया है उसको डीनेचुरेट कर देते हैं, हीटिंग की प्रोसेस होती है, इसको हम कह देते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, इसमें हीट किया जाता है, हीटिंग के द्वारा जो है डीएनए का पार्टिकल उसको डीनेचर्ड किया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसके बाद आती है, इसे हम कह देते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड के रूप में उसमें लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और डीएनए के पार्टिकल्स को जो है इसमें डाला जाता है। इसमें जेल होता है, वो जेल जो होता है वो एगेरोज होता है। अब एगेरोज क्या होता है ये आपको पता है, बेसिकली रेड एल्गा या सीवीड के द्वारा ये बनता है। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया आप लोगों ने सुना है, इसके बारे में बात हमने पहले की है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल में जाकर के ये डीएनए को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए क्या है, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एनोड की तरफ जो है जाना शुरू करेगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली एक टेक्निक है जहां पर डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज। ठीक है, तो उनके साइज और चार्ज के हिसाब से क्या होगा कि डीएनए के जो पार्टिकल्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे।
ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज की ओर जाएंगे और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आगे रहते हैं और बड़े पार्टिकल्स पीछे रह जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा कि डीएनए फ्रेगमेंट्स का जो है सेपरेशन होगा वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं तो उनका सेपरेशन होना आवश्यक है। और यहाँ पर जो है एगरोस जेल जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड साउदर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग पेपर तो आपने सुना है, और साउदर्न जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। इसमें क्या होता है, इसमें नायलॉन की शीट होती है या कई बार नाइट्रोसेलुलोज का इस्तेमाल जिसमें किया जाता है, और उसके द्वारा उस पेपर में जो है डीएनए जो है उसमें जाकर के फिर इस्टेब्लिश हो जाते हैं, उसमें अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली प्रोसेस जो हम बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि अभी हमने बात की थी इससे पहले VNTR की। तो VNTR में हमने ये कहा था कि VNTR प्रोब का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। अब ये प्रोब क्या होता है, बेसिकली जो VNTR है या वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स की हमने ये बात की थी, तो इसका प्रोब कैसे बनाएंगे, बेसिकली इसका प्रोब क्या होगा वो आर्टिफिशियली जो है बनाया गया होगा, और इसको जो है हम लोग रेडियो लेबल्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेडियो आइसोटोप यानी कि P35 के द्वारा, आपको पता है कि जो डीएनए है उसकी जब हमने बैकबोन के बारे में बात की थी तो आपको पता था उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था। ठीक है, तो उसी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में जो है P35 को जो है हम लिंक कर देते हैं, और जो VNTR प्रोब है हमारा, इस प्रोब का इस्तेमाल क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, क्या होगा कि जो सस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हमें शक है कि वो इस यहाँ पर जो मर्डर हुआ है या कोई रेप केस है वहाँ पर वो लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनके डीएनए के साथ जाकर के ये वाला डीएनए जो है हमारा जाएगा, मैच करेगा, और पर्टिकुलर किसी एक के डीएनए की जो पार्टिकल है उसके संग क्या करेगा, उसके संग वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, उसके संग कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेगा। ठीक है ना, तो जब उसके संग पेयरिंग करेगा तो हमें डिज़ायर्ड जो है, जो हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो मेन प्रोसेस है उसका जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है हमारे पास वही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, वो जिसके संग अटैच करेगा वही जा करके हमारा सस्पेक्ट होगा मेन। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो हमारी प्रोसेस है, इसके बाद लास्ट में एक और स्टेप इसमें अगर हम जोड़ दें तो वो होती है ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, इसमें जो है एक्सरे फिल्म्स के में जो है इसको डाला जाता है, और हमारे पास केवल जो हमारा जो सस्पेक्ट है जहाँ पर हमारा बैंड फॉर्मेशन होगा वो बैंड वहाँ पर जो है एक्सपोज होता है, वहाँ पर जो पेयरिंग होती है और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें प्राप्त हो जाता है, और बाद में उस जो हमारी जो बैंड पैटर्न है उसको हम मैच करते हैं, जिस किसी के संग वो बैंड पैटर्न मैच करता है दैट विल बी द सस्पेक्ट। क्लियर हो गया। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, हमने क्योंकि हमारे पास टाइम का स्लॉट कम है तो हमने बहुत जल्दी में चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी हैं, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो ये स्टेप्स हैं इनको डिटेल में हम लोग जब हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे तो हम आगे देखेंगे। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।